हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नेम यू आर माई सीक्रेट है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड शानिंग दिखाई जाती है जो ब्लाइंड डेट के लिए आती है और उसको उसका नंबर 35 मिल जाता है जो छोटा सा टेडी बियर होता है। तो उसे बताया जाता है कि अगर आपको यहाँ पर कोई लड़का पसंद आ जाता है आपकी ब्लाइंड डेट के लिए और आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट होते हो तो आपको बड़े वाला टेडी बियर मिल जाएगा। अब ये भी बात सुनने के बाद अंदर आकर देखने लगती है कि ब्लाइंड डेट के लिए तो काफी लोग आकर बैठे हुए और एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, पर इसे यही होता है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर भी कोई नहीं मिलने वाला और मेरी एज भी 27 हो चुकी है। अभी मेरी जिंदगी के दो ही मकसद है, एक तो करियर में बहुत कामयाब होना और दूसरा मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए। वैसे एक एम्प्लॉय आकर इसे पूछती है कि आपका नंबर क्या है तो ये अपना नंबर 36 बताती है और इसको एक जगह पर बिठा दिया जाता है जहाँ पर कुछ लड़के इसे बात करने के लिए आते हैं पर कोई भी इसे पसंद नहीं आ रहा होता। उनकी बातें भी बस इसे ऐसी लग रही होती है और वैसे वहाँ पर हमारे मेल लीड की एंट्री होती है जो ब्लाइंड डेट के लिए आया था। अब उसको टेडी बियर का नंबर 35 दिया जाता है। अब ये भी नंबर लेने के बाद जैसे अंदर पहुँचता है वैसे ही शानिंग तो बैठ कर थक चुकी थी, वो तो वहाँ से चली जाती है और उसको जाते हुए योहंग ने देख लिया था। अब ये भी उसकी जगह पर आकर बैठ जाता है और देखता है कि उसका नंबर 36 था और मेरा नंबर 35 है। ये दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे बट किस्मत ने अभी कुछ और ही सोचा हुआ था। अब इसे यहाँ पर बैठे हुए भी काफी टाइम गुजर चुका था, कोई भी अभी तक इससे बात करने के लिए नहीं आई थी और इसे पता था कि मेरे पिछले वाले टेबल पर शानिंग भी बैठी हुई है और उसके पास कोई लड़का भी आया हुआ था ब्लाइंड डेट वाला। अब उसका नंबर चेंज हो गया था और इसके पास भी ब्लाइंड डेट के लिए लड़की आ जाती जैसे कि उठकर जाने लगता है। और वो लड़की जब इसके बारे में पूछती है तो ये उसे बताता है कि मैं बैंक में काम करता हूँ। अब ये बात सुनते ही इसके भी कान खड़े हो जाते हैं कि क्या ये बैंक में काम करता है। उसकी सारी बातों को सुन रही होती और कहने लगती है कि कितना परफेक्ट मैच है एक दूसरे के लिए ये दोनों, क्योंकि लड़की की भी जॉब काफी अच्छी होती है, वो भी अब्रॉड वगैरह घूमती रहती है और ये भी अभी कुछ टाइम पहले चाइना वापस आया था। ये देखने की ट्राई तो करी होती है कि वो लड़का कौन है बट देख नहीं पाती। अब शानिंग तो बैठ कर थक चुकी थी इसलिए उठकर वहाँ से चली जाती और ये उसको जाते हुए देख रहा था। वैसे दिखाया जाता है कि शानिंग जब बाहर आकर बेंच पर बैठी हुई थी वहीं पर योहंग भी पहुंच जाता है इतना बड़ा टेडी बियर लेकर। अब वो तो खड़े होकर शानिंग को देखने लगता है और शानिंग भी उसे देखने लगती है। तो वो कहता है कि काफी टाइम बाद मिले हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, दोनों हाई स्कूल में साथ में थे। शानिंग तो काफी मुश्किल से पहचानती है कि यू, तो वो कहता है कि हाँ मैं योहंग हूँ। अब दोनों साथ में बैठकर खाने लगते हैं और योहंग ने अपना टेडी बियर शानिंग को दे दिया था। शानिंग भी उससे पूछने लगती है कि इतने साल तुम कहाँ पढ़ते हो और अब क्या काम कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और बैंक में मेरी जॉब क्या है। तो वो कहती है कि अगर मुझे बैंक में कोई इशू होता है तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो वो कहता है कि ये थोड़ा स्ट्रिक्ट इशू होता है तो मैं भी हेल्प ही ना कर पाऊँ। तो वो कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं ज्यादा गलतियाँ नहीं करती और अगर कर भी दो तो वो गलती इतनी बड़ी भी नहीं होगी। तो ये उसकी वही चैट ही मांग लेती। होयंग भी काफी शौक होकर देख रहा होता है कि उसने उसकी वही चैट मांग ली तो फौरन से उसे अपनी वही चैट दे देता है और दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं और शानिंग भी उसको पैसे भेज देती। तो वह कहने लगता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने हाफ पैसे क्यों किए। तो वह कहती है कि ब्लाइंड डेट पर आओ तो आपको इक्वली पैसे शेयर करने चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और उसने इसी वजह से तो उससे उसकी वही चैट ली थी। अब इसके बाद शानिंग को वेगी की कॉल आती है जिससे पूछने लगती है कि ब्लाइंड डेट पर क्या बना। तो वह कहती है कि मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं आया। तो वह कहती है कि इतने ज्यादा 100+ लड़के तो तुम्हें एक भी लड़का पसंद नहीं आया। तो वह कहती है कि हाँ नहीं आया। और वैसे उसकी कॉल कट कर देती है और दिखाया जाता है कि ये तो वापस घर होयंग के साथ ही जारी होती है और साथ में अपनी फ्रेंड से मैसेज पर भी बात कर रही थी और वो इसको वॉइस नोट भेज रही थी जिससे कह रही होती है कि तुम एक तो ब्लाइंड डेट पर गई और वहाँ पर भी तुम्हें हाई स्कूल का लड़का मिल गया और उसके साथ ही घर वापस जा रही हो। तुम्हें अपनी बेकार सी इलेक्ट्रिक बाइक नहीं लेकर जानी चाहिए थी ना जो खराब हो गई और उसे भी कार में रखकर उसी की लेकर जा रही हो। अपनी दोस्त की बातों के बाद वो योहंग से कहने लगती है कि मैं खुद चली जाती, तुम्हें मुझे इस तरह छोड़ने की जरूरत नहीं थी। तो वह कहता है कि नहीं कोई बात नहीं। वैसे ही ब्रेक की वजह से इसका मोबाइल नीचे गिर जाता और वेगी का वॉइस नोट चल जाता है जिसमें वो कह रही होती है कि तुम्हें उसे पकड़ लेना चाहिए और अपने पास से नहीं जाने देना चाहिए। अब ये तो काफी एम्बेरस हो रही होती और योहंग ने भी ये बात सुन ली थी। वो पहले तो इसे कुछ नहीं बोलता, ये भी अपना मोबाइल पकड़ लेती। तो वो कहने लगता है कि फिर तुम्हारा क्या इरादा है, मुझे पकड़ कर रखने का या छोड़ देने का। ये तो इस बात के बाद कुछ बोल ही नहीं पाती और घर पर आने के बाद वापिस से वेगी से ही वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी वेगी उसे याद करवाती है कि क्लासमेट की शादी ना वहाँ पर तुम जाओगी ना उसकी प्री वेडिंग पर, तो वहाँ शायद तुम्हें तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी मिल सकता है जिसके पास आई थिंक अभी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, बट तुम अगर अपने साथ अपना बॉयफ्रेंड लेकर जाती तो अच्छा होता, पर तुम्हारे पास तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। इतने टाइम में तुम एक बॉयफ्रेंड भी ना बना पाई, अब क्या तुम खाली हाथ जाओगे। वैसे ही शानिंग के मॉम डैड उसके रूम में आने लगते हैं पर जैसे ही शानिंग को देखते हैं वैसे ही वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर जल्दी से वो वेगी की कॉल कट करती और अपने मॉम डैड के पास आकर बैठ जाती। दोनों मॉम डैड उसके गेम खेल रहे होते हैं तो ये उनसे मोबाइल पकड़ कर रखते हो, कहती है कि बस कर दे, यहाँ बच्ची गेम नहीं खेल रहे बल्कि माँ बाप गेम खेल रहे हैं। आपको मेरे लिए कुछ ना कुछ करना होगा, मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढे, मुझे नहीं पता जहाँ से मर्जी ढूंढे, कोई भी ब्लाइंड डेट वगैरह मेरे साथ सेट करवाएं। अब उसके मॉम डैड तो सोच में डले होते और वैसे उसकी मॉम कहती है कि मैं एक टीचर को जानती हूँ जिसका नेफ्यू अभी अभी चाइना में आया है, तो शायद तुम्हारी उसके साथ बात बन सकती है। तो जैसे ही मुझे चांस मिलेगा तो मैं उससे बात करूंगी, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का है। तो वो कहती है कि चले ठीक है मामा, आप मुझे उसकी वॉइस चैट दे दे। उसकी मॉम भी उसका वॉइस चैट शेयर कर देती है। अब जब ये अपनी वॉइस चैट ओपन करके देख ही रही होती है तभी इसकी मॉम इसके डैड को इशारा कर देती है
कि अब तो हमें यहाँ से भागना चाहिए और दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। पर शानिंग देखती है कि ये वही चट किसी और की नहीं थी बल्कि यूहंग की थी। देखते साथ ही कहने लगती है कि हैंडसम तो है पर मैं क्या करूँ। तो अपनी मॉम से कहने वाली होती है कि मुझे कोई और लड़का ढूंढ कर दे, पर देखती है कि मॉम डैड में से कोई भी यहाँ पर नहीं बैठा हुआ था उसके पास। और वैसे नेक्स्ट दिखाया जाता है कि शानिंग भागते हुए बैंक काम पर आती क्योंकि वो भी बैंक की जॉब करती होती है। पहले तो आकर अम्ब्रेला को क्लोज करती और वैसे ही डोर ओपन कर रही होती है पर इससे तो डोर भी ओपन नहीं हो रहा होता। यूहंग ने भी इसे देख लिया था, वो इसके लिए डोर ओपन करता और ये जल्दी से थैंक्स करके वहाँ से चली जाती। वो तो देखती भी नहीं है कि इसके लिए डोर ओपन किसने किया है। और यूहंग भी इसे नहीं बुलाता, ये अपनी ड्यूटी पर आ जाती और लोगों को गाइड कर रही होती है कि आपने किस साइड को जाना है। और वैसे हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर ची देखने लगते हैं कि वाइस जनरल मीटिंग की लिस्ट में यूहंग का भी नेम होता है। देखकर कहने लगते हैं कि आज तो वाइस जनरल की मीटिंग है तो यूहंग यहाँ पर क्या कर रहा है। तो दूसरे वाला कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर क्यों आया है। अब बाकी जो लोग मीटिंग वाले रह जाते हैं वो आते तो है पर उनके साथ साथ यूहंग भी आता है। अब ये तो यूहंग को देखने लगता है और यूहंग भी अपनी आकर जगह पर बैठ गया था। अब मीटिंग में लोन को लेकर बात चली रही होती है बट यूहंग का एक क्वेश्चन होता है पर वो उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा होता। यूहंग कहता है कि कोई इशू नहीं है, अगर तुमने प्रिपेयर काम नहीं किया तो मैं तुम्हें अपना प्रिपेयर किया हुआ काम दिखा देता हूँ। ये कहते हुए स्क्रीन पर उसके सारे काले काम को दिखा देता है कि ज्यादातर लोन तो इस बैंक से तुम्हारी फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह ने लिया हुआ है और तुम कंपनी को नुकसान दे रहे हो। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि इसे ये सब कैसे पता लगा और वो अभी भी कंपनी को लोन दिलवाकर नुकसान ही करवाना चाहता था। पर यूहंग ने ऐसा होने से बचा लिया। और इधर शानिंग जो अपना बैठ कर रेस्ट कर रही होती और अपनी फ्रेंड के साथ बातें भी कर रही थी, उसे कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि 3 साल बाद आज तुम फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाओगी। तो वो कहती है कि मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय बनना है, मैं 3 सालों से काम कर रही हूँ इस कंपनी के लिए, अब तो मेरा हक बनता है ना कि मैं फुल टाइम एम्प्लॉय बनूं। वो कहती है कि अच्छी बात है अगर तुम बन जाओ। अब मीटिंग हो रही होती है जहाँ पर बताना होता है कि 3 लड़कियां कौन कौन फुल टाइम एम्प्लॉय बनने वाली हैं। इसकी फ्रेंड कहती है कि जब मैं अभी ऑफिस में गई थी ना वहाँ पर मैंने तुम्हारी फुल टाइम लिस्ट में नेम देखा था, मुझे लगता है कि तुम ही बनोगी। वो भी काफी खुश हो रही होती है। वैसे ही सर आ जाते जो आकर पहले तो 2 लड़कियों का नेम लेते हैं जिसमें एक थोड़ी तेज सी लड़की भी होती है जो अपने नेम सुनने पर काफी खुश हो रही थी। बट जब तीसरी लड़की का नेम बताया जाता है तो वो किसी और का नेम होता है, उसमें शानिंग का नेम नहीं होता। ये सुनते ही शानिंग का तो मुंह इधर जाता है कि ये क्या हुआ। और वैसे मीटिंग एंड हो जाती तो ये भी उनके ऑफिस में पहुंच जाती और जाकर कहने लगती है कि फुल टाइम एम्प्लॉय की लिस्ट में मेरा नेम क्यों नहीं है। तो कहने लगता है कि तुम 3 सालों से यहाँ पर काम कर रही हो फिर भी ये क्वेश्चन करोगी। तो वो कहती है कि हाँ इसीलिए तो कर रही हूँ क्योंकि मैं 3 सालों से बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, कभी भी काम के लिए लेट नहीं हुई और हमेशा मैंने बहुत अच्छा काम किया और मुझे यहाँ तक के 3 सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं, तो आपने मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय क्यों नहीं बनाया। पर वैसे इसे याद आता है कि उसने उसी लड़की को इस मैनेजर के साथ भी देखा था, इसी वजह से वो आज फुल टाइम एम्प्लॉय बनकर बैठी हुई है और ये रह गई, उसने इसकी जगह ही ले ली। पहले तो ये ऑफिस से आने के बाद काफी बैठ कर रोती और फिर अपना नेम बैच भी वहीं पर छोड़कर चली जाती है क्योंकि इसने सोच लिया था कि अब वो जॉब से रिजाइन दे देगी क्योंकि जब वो यहाँ पर कुछ बन ही नहीं सकती तो क्या फायदा ऐसी जॉब करने का। घर पर भी जाकर काफी रो रही होती है कि उसने कितनी मेहनत की थी इस जॉब में बट उसे क्या मिला। अब नेक्स्ट डे आता तो ये रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर पहुंचने के बाद उसकी एक पर्सन से बात होती है जो उसे हर किसी के बारे में बता रहा होता है। और एक तो मिस्टर जियांग का बताता है कि वो काफी अच्छे और दूसरी लड़की जिंग का बताने लगते हैं कि वो किस तरह के कैरेक्टर की लड़की है, वो पंतास किस्म की है और यहाँ की डायरेक्टर भी है। इतने टाइम में जिंग की भी एंट्री हो जाती जो उसके पास तो आती है बट इसे आकर इसका काम वगैरह पूछे लगते जो अभी तक इसने काम नहीं किया था, वो तो बस वहाँ से भागने की करता है। पर जिंग भी उसको बातों में काफी ज्यादा बातें भी कर देती क्योंकि जो भी बातें उसने उसके बारे में फैलाई हुई थी वो सब जिंग के पास भी पहुंच चुकी थी कि वो इसके पीछे से लोगों को क्या कहता है कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। अब वो तो जल्दी से वहाँ से भाग जाता और जिंग तो शायद समझती है कि ये लोन लेने वाली है तो उसको इंटरेस्ट का बताने लगती है। तो वो कहती है कि हाँ इतना इंटरेस्ट डलता है ना, तो वो कहती है कि हाँ मेरे साथ आओ। पर शानिंग उसे रोका कहती है कि मैं तो यहाँ पर रिजाइन करने के लिए आई हूँ। ये बात सुनने के बाद भी वो उसे कहती है कि ठीक है मेरे साथ आओ ऑफिस में। अब ये तो उससे अपना काम करवा रही होती और एक एम्प्लॉय शानिंग को देखकर जिंग के पास आता और कहने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छे से काम करी, तुम्हें लगता है कि इसको इतनी आसानी से जाने देना चाहिए। तो कहने लगती है कि मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और ये भी जो कुछ पेपर्स वगैरह इकट्ठे करी तो इसने अपने काम को कंप्लीट कर लिया था। मिस जिंग से आकर कहती है कि आपने जो मुझे काम दिया था मैंने काम कंप्लीट कर लिया, कि आप फ्री हैं, क्या हम रिजाइन पर बात कर सकते हैं। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें ये नहीं पता कि सेपरेट एप्लीकेशन भी अप्लाई करनी होती, क्या तुमने रिजाइन के लिए अप्लाई किया था। तो वो कहने लगती है कि किसी ने भी मुझे ये बात नहीं बताई थी। अभी पूछे लगती कि क्या यहाँ पर तुम्हें कोई बुली करता। तो वो कहती है कि नहीं। तो वो कहती है कि फिर तुम यहाँ से रिजाइन क्यों करना चाहती हो। तो वो बोल देती है कि मैं फेयर कंपटीशन चाहती हूँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पर, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वो भी इसकी गलती से बताने लगती है जो वो काम करके आई थी और साथ में अपनी मिसाल दे देकर भी इसे समझाने लगती है कि मैं कितने बजे उठ जाया करती थी और तुम ये सोच लो कि तुम जाने को कंप्लेन कर रही हो या रूल्स को लेकर कंप्लेन कर रही हो। उनकी ये बात सुनने के बाद कहने लगती है कि पहले मैं अपनी इस गलती को ठीक करना चाहती हूँ और फिर आकर इस बारे में बताती हूँ। ये कहकर वापिस से सब पेपर्स उठाकर ले जाती है और इधर यूहंग दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है। वैसे उसे वेडिंग इन्विटेशन आता है क्योंकि आखिर ये भी क्लासमेट था तो क्लासमेट की तरफ से इसे वेडिंग कार्ड तो पहुंच गया था। वैसे ही फ्रेंड की कॉल भी आ जाती जो कहने लगता है कि क्या तुम मेरी शादी पर आओगे। तो वो कहता है कि तुम्हारी प्री वेडिंग होने वाली है नेक्स्ट वीक, तो मुझे नहीं लगता
लगता है कि मैं तुम्हारी प्री वेडिंग पर आ पाऊंगा। तो वो कहता है कि क्या बात हुई, जब भी कोई भी रीयूनियन पार्टी वगैरह होती थी तब भी तुम नहीं आते, तो तुम्हें इस बार आना होगा, वहाँ पर सभी क्लासमेट्स भी होंगे तो तुम उनसे भी मिल लेना। ये बात सुनने के बाद वो उसे हाँ कर देता है और इधर शानिंग दिखाई जाती है जो वे के साथ शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी और वे उससे पूछने लगती है कि क्या तुम प्री वेडिंग पर जाने वाली हो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं जाहिर सी बात है जाऊंगी, मेरी फ्रेंड की शादी हो रही है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। तो वो कहती है कि ठीक है चली जाना, पर मैंने सुना है कि सीजी मींस एक्स बॉयफ्रेंड वापस आ गया है तो वो भी वहाँ पर होगा, क्या तुम उसका सामना कर लोगी। और मैंने ये भी सुना है कि वो अभी भी तुम्हारे बारे में सोचता रहता है और तुम्हें याद करता रहता है, शायद वो वापस से तुम्हारे साथ होना चाहेगा। तो क्या तुम तो उसे लाइक नहीं करती हो या अभी भी उससे प्यार करती हो। पर शानिंग इस बात से कुछ भी नहीं बोलती। उसको अपनी बर्थडे पार्टी का सीन याद आता है जब उसे सोच लिया था कि वो सीजिंग को प्रपोज कर देगी, बट इतने टाइम में सीजिंग की कॉल आ जाती जो उसे कहता है कि मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे 1 साल तक यहाँ पर रुकना होगा अपनी जॉब को कंफर्म करने के लिए। वैसे सब इसकी दोस्तें वगैरह आ जाती हैं जो इसके लिए बर्थडे केक लेकर आ रही होती है और साथ में बर्थडे सॉन्ग सिंग करते हुए आ रही होती है। ये खुश तो होती है पर सीजिंग के ना आने की वजह से उदास भी होती है और इसी बात की वजह से शानिंग ने 7 साल के रिलेशन को छोड़ दिया। अब प्री वेडिंग डे आ जाता है जहाँ पर योहंग तो पहुंच गया था और उसका फ्रेंड उसे देखकर कहने लगता है कि तुम तो मुझे टक्कर का मुकाबला दे रहे हो। अभी बात चल ही रही होती है तो वहीं पर सीजिंग भी आ जाता है तो उसका फ्रेंड योहंग के साथ सीजिंग का इंट्रोडक्शन करवाने लगता है कि ये कौन है, अभी अभी ये वापस आया और डॉक्टर है। योहंग तक कहता है कि मैं तुमसे पहले भी मिला हुआ। तो वो कहता है कि क्या सच में। वैसे ही वहाँ पर शानिंग आ जाती है जो काफी प्यारी लग रही होती है, सब लोग उसे देखने लग जाते और यहाँ तक कि ग्रूम भी अपनी ब्राइड को बताने लगता है कि ये हमारी आज के फंक्शन की सेकंड हीरोइन है। योहंग साथ में शानिंग को देख रहा होता है और उनकी बातों को भी सुन रहा होता है। शानिंग भी देख रही होती है कि योहंग भी यहाँ पर आया हुआ है और फिर पीछे से सीजिंग की बातों को भी सुन लेता जो बैंक से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी स्पेशल फंक्शन को खराब तो नहीं करना चाहता, बट शानिंग से सॉरी करना चाहता हूँ, उसको वापस से अपनाना चाहता हूँ, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वो भी इसको इस चीज की परमिशन दे देता है। अब ऐसे ही ये बुके लेकर शानिंग के पास पहुंच जाता है और शानिंग से सॉरी करता है, पर शानिंग कहीं लगती है कि पहले क्या तुमने मुझे कम बेइज्जत किया हुआ है जो यहाँ पर भी मेरा दिन खराब करने के लिए आ गए हो ताकि मैं यहाँ पर भी ना रह पाऊँ। चुप करके अपने फूलों को साइड में कर लो, मुझे यहाँ पर एम्बेरस करने की जरूरत नहीं है। पर वो तो उसे सॉरी करने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा, प्लीज हमारी रिलेशनशिप को ऐसे एंड ना करो। और बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि माफ कर दो माफ कर दो। फिर दोस्तें कहने लगते हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रही हैं, ये उसकी लाइफ है, उसे सोचना चाहिए कि वो माफ करना चाहती या नहीं करना चाहती। पर जो सीजिंग ने उसके साथ किया था मुझे नहीं लगता कि वो माफ करेगी। अब देखते हैं कि वो क्या करने वाली है। शानिंग उसे अभी भी कह रही होती है कि हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है, तो तुम्हें भी इस चीज को भुला देना चाहिए। वैसे योहंग एक फ्लावर पीछे से निकालता है डेकोरेशन में से और लेकर जाने लगता है, पर उसका फ्रेंड उसे रोकते हुए कहता है कि अभी उसका कन्फेस खत्म नहीं हुआ। पर फिर भी योहंग उसकी बात से भी नहीं रुकता और सीजिंग के पास पहुंच जाता है उसका हाथ पीछे करते हुए। अभी कुछ बोलता तो नहीं है, पर बाकी लोग कहने लगते हैं कि योहंग वहाँ पर क्या कर रहा है और वो क्या करने वाला है। सीजिंग उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो भी फ्लावर शानिंग की तरफ करते हुए कहने लगता है कि तुमने बोला था ना कि तुम्हें ये फ्लावर अच्छा लगा है तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जबकि ब्राइड और ग्रूम कहने लगता है कि ये फ्लावर तो हमारी डेकोरेशन में से लेकर गया है ना, तो ये लेकर कब आया। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है चलो देखते हैं। शानिंग भी उसके फ्लावर को एक्सेप्ट कर लेती है और कहने लगती है कि तुम देख रहे हो ना, अब मैंने फ्लावर ले लिया है तो तुम्हारे वाले फ्लावर्स मैं नहीं ले सकती, तो तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो भी चुप करके वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद शानिंग योहंग को थैंक्स कहने लगती है और जल्दी से उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और उसे हक करती है क्योंकि वो शानिंग के आने से बहुत ही ज्यादा खुश थी। योहंग उसे वापस घर तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है और कहने लगता है कि तुम ब्लाइंड डेट्स पर इसलिए जा रही हो क्योंकि तुम उसे भुला पाओ। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ब्लाइंड डेट पर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी उससे भी ज्यादा अच्छा इंसान चाहिए और इसीलिए मैं अब ब्लाइंड डेट्स पर जाना कंटिन्यू रखूंगी। ये सुनते ही उसे हो जाता है कि ये फिर से ब्लाइंड डेट्स पर जाएगी और योहंग तो उसे लाइक भी करता था। तो कहने लगता है कि अगर तुम्हें स्टेबल मैरिज रिलेशनशिप चाहिए तो मेरा मतलब ये कहकर कार को साइड में रोक लेता और उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है कि क्या तुम उससे शादी करोगी। ये सुनते ही वो शौक हो जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।